नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो नोट के माध्यम से हम समझेंगे भारत की विदेश नीति की जो विकास यात्रा है, पंडित नेहरू से जो शुरू हुई थी, उसको हम समझते हुए चलेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो नोट में समाहित किए गए हैं, तो आपको ये वीडियो नोट पूरा देखना है, लाइक शेयर कमेंट कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो नोट थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार इन्हें कहा जाता है। हमने आपको ये जो विदेश नीति वाले वीडियो नोट शुरू हुए थे, उसमें पहले वीडियो नोट में भी हमने ये बात आपसे करी थी। तो भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार पंडित नेहरू जी को कहा जाता है। वे अंतर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासीवाद और रंगभेद नीति के विरोधी थे। ये बातें फिर से रिपीट हो रही हैं, पहले वाले वीडियो में हम कर चुके, क्योंकि उपनिवेशवाद, फासीवाद और रंगभेद नीति, ये जितनी भी बातें हैं, इनका नेहरू जी ने समर्थन कभी भी नहीं किया। हमारा देश किस में विश्वास रखता है? हमारा देश विश्वास रखता है वसुधैव कुटुंबकम में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में और एक दूसरे की संप्रभुता बनाए रखने में, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करने में हमारा देश विश्वास रखता है। उसी क्रम में हमने पंचशील की जो शर्तें थी पांचों, उनको भी इससे पहले वाले वीडियो नोट में देखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, पंडित नेहरू का जो शासनकाल था, उस दौरान 1954 में दादर और नागर हवेली पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त हुआ। मतलब पुर्तगाली शासन से दादर और नागर हवेली को 1954 में आज़ादी मिली। भारत तो 1947 में आज़ाद हो चुका था। सन 1954 से 1961 तक ये स्वतंत्र दादर और नागर हवेली की वरिष्ठ पंचायत द्वारा प्रशासित रहा और 1961 का जब समय आया तो इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। देखो, फैक्ट इसमें क्या है वो ध्यान रखो। पहली बात यह है कि 1954 के अंदर 1954 में पुर्तगाली शासन से ये मुक्त हुआ। कौन? दादर और नागर हवेली। 1954 से 1961 तक वहीं की दादर नागर हवेली की वरिष्ठ पंचायत के द्वारा ये शासित रहा और फिर 1961 के अंदर इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। प्रश्न आ सकता है कि दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1961, 1961। पुर्तगाली आधिपत्य से कब मुक्त हुआ था? तो 1954 तक। ठीक है, 1954 में मुक्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोवा के प्रश्न पर भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाकर सन 1961 में स्थायी रूप से भारत में शामिल कर लिया। गोवा का जहाँ तक प्रश्न था, भारत ने शक्ति से पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया 1961 में। ठीक है, सन 1961 में ही दमन और दीव को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त करवाकर भारतीय संघ में मिलाया गया। दमन और दीव भी 1961 में भारतीय संघ में मिले। गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सन 1987 में गोवा को दमन और दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये क्रम चल रहा है और ये आपकी लेटेस्ट है। दिसंबर 2019 में संसद ने दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दिसंबर 2019 को किसका शासन था? मोदी जी का शासन था। संसद ने क्या किया? दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इनको मिलाया और एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समय। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेहरू की ही नीति का समर्थन किया। किसकी नीति का? नेहरू जी की नीति का ही अनुसरण किया, उसी को आगे बढ़ाया, उसी को बनाए रखा। शास्त्री जी के काल में पड़ोसी देशों में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संबंध घनिष्ठ बनाने की पहल की गई। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, देखो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा।
शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1965 में किस देश के साथ युद्ध हुआ भारत का? पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की हार हुई। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। एक नारा देकर एक और जहां सैनिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, वहीं किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संदेश दिया गया। इसीलिए शास्त्री जी ने कहा जय जवान और जय किसान। जवानों में जोश आ जाए और किसानों में एक जागरूकता आ जाए, ताकि हमें आयात कम से कम करना पड़े। ठीक है, हमारे खाद्यान्न जो है हम स्वयं ही उत्पादन कर सकें। नेक्स्ट चलिए, फिर आता है इंदिरा गांधी जी का समय। तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकालों में भारत की विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएं, जैसे लचीलापन, यथार्थ और आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हितों पर बल, आर्थिक सहयोग का महत्व और विशेषज्ञों की विशेष भूमिका आदि उभर कर सामने आती है। कब? इंदिरा गांधी जी के समय में। भारत सोवियत संघ मैत्री संधि होती है, शिमला समझौता होता है और परमाणु विस्फोट भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलताएं थी। इंदिरा जी के समय भारत सोवियत संघ मैत्री, शिमला समझौता और परमाणु विस्फोट भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलताएं थी। इंदिरा गांधी ने अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों की यात्रा की और वियतनाम मामले पर उन्होंने अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाकर वियतनाम से सेना हटा लेनी चाहिए। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपना रुख स्पष्ट किया था। वियतनाम मामले में अमेरिका की आलोचना की थी और कहा था कि भाई अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, रोक देना चाहिए और वियतनाम से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। वियतनाम जो संकट था ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था, तो सोवियत संघ का पक्ष यहाँ पे लेते हुए अमेरिका की आलोचना की थी किसने? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने दबाव को ना मानते हुए सन 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। तो पोखरण जैसलमेर में 1974 में परमाणु विस्फोट जो किया गया था, परीक्षण जो किया गया था, ये किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था, जबकि पूरा विश्व चाह रहा था कि वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन उन्होंने इस दबाव को नहीं माना और 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को चौंका दिया। फिर समय आता है 1977 से 1979 का। 1977 से 1979 तक जनता, सरकार, आंतरिक विरोध, वैचारिक अंतर्विरोध तथा व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों के अभाव के बावजूद भारत की विदेश नीति के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाने में सफल रही थी। जनता सरकार के प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि को कायम रखने, पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने, अरब देशों को परंपरागत समर्थन जारी रखने तथा रंग भेद, जाति भेद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करने की बातें कही थी। किन्होंने? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक एवं रक्षा संबंधी संपर्क स्थापित करने में पहल की थी। भारत ने इजराइल के साथ में राजनीति और रक्षा संबंधी संपर्क स्थापित करने की पहल की। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाक संबंधों में विद्यमान तनाव को कम लाने में सफलता हासिल की। चीन के साथ संबंधों में सुधार लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, मोरारजी देसाई जब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई और भारत पाक संबंधों में जो तनाव था उनको कमी लाने में सफलता हासिल हुई और चीन के साथ में संबंधों को सुधार लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरा कार्यकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जी का दूसरा कार्यकाल आता है। इसमें सन 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का
एवं सन 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, 7वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, नॉन अलाइन मूवमेंट था, उसका एक सम्मेलन होता है, सफल आयोजन होता है और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देती हैं कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का ये दूसरा कार्यकाल था जब 1983 में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन का जो सम्मेलन था वो नई दिल्ली के अंदर होता है। 1984 से 89 तक राजीव गांधी के काल में ब्रिटिश नीति के 4 मुख्य तत्वों निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, उन्मूलन, विकास और शांति की कूटनीति पर सर्वाधिक जोर दिया गया। राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 89 के दौरान इन 4 बातों पर मुख्यतः जोर दिया गया। एक तो निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद को उन्मूलन करने के लिए विकास पर ध्यान दिया गया और शांति की कूटनीति पर सर्वाधिक जोर दिया गया। 1988 में राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में आणविक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की, जिसकी सारे विश्व में प्रशंसा भी हुई। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से सार्क का निर्माण किया गया, जिसमें राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो सार्क का निर्माण किसके समय पे हुआ था? राजीव गांधी के समय पर हुआ था। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहल की शुरुआत दक्षेस से हुई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क से हुई, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, तो सार्क की स्थापना राजीव गांधी के समय हुई थी और इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, जहां पर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे? 7। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। सन 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। दक्षेस का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। इस बात पर कंफ्यूज मत होइएगा कि दक्षेस की जो स्थापना हुई थी वो ढाका, बांग्लादेश में 1985 में हुई थी और दक्षेस का सचिवालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में स्थित है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 8 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जी के नेतृत्व वाली सरकारों के द्वारा विदेश नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा था वैसा का वैसा रखा गया। 1991 to 96 1991 से 96 तक थे PV नरसिम्हा राव की सरकार। इनके समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक समीकरणों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने विश्व व्यवस्था स्वरूप को एक ध्रुवीयता की ओर मोड़ दिया था। ठीक है ना, अमेरिकन हेगेमनी जो था, वर्चस्व जो था, अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो गया था। इतनी 1991 से 1996 के बीच में PV नरसिम्हा राव के समय पर इतनी घटनाएं घटित हुई। एक तो शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म कब हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय की व्यवस्था के बाद में पूरा विश्व एक ध्रुवीयता की तरफ मुड़ गया था। तत्कालीन विश्व परिदृश्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंच चुका था, क्योंकि अब पूरे विश्व में एक ही गुट बचा तो गुटनिरपेक्षता की बात कहाँ रहेगी, तो नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंचा। साथ ही भारत में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान थी। ऐसे समय में सरकार ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूती से रखने, सार्क के अधीन साप्टा समझौते को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर देखिए G15 के शिखर सम्मेलन के आयोजन द्वारा उत्तर दक्षिण वार्ता पर जोर देने तथा भारत के आर्थिक सुधार और उदारीकरण कार्यक्रम में विदेशी सहयोग व पूंजी निवेश को सुनिश्चित करने जैसे कार्यक्रमों द्वारा विदेश नीति को नए परिवेश के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। इतने सारे पॉइंट होते हैं इस समय के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसी काल में विदेश नीति को मूल्य और नैतिकता की बजाय आर्थिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित किया गया। पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 90 के दशक के में प्रारंभ की गई, जिसके तहत भारत की विदेश नीति में भारत की पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी पड़ोसी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस नीति का मुख्य केंद्र बिंदु आर्थिक संबंध है। क्या है? आर्थिक संबंध। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति।
भारत की फिर एच.डी. देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने सन 1996 में गुजराल सिद्धांत की घोषणा की, जो पड़ोसी देशों खास तौर पर दक्षिणी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने पर जोर देता है। गुजराल सिद्धांत कब? 1996 में। किसके द्वारा? एच.डी. देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा। गुजराल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। इस घोषणा में पड़ोसी देशों खास तौर से दक्षिणी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंधों बनाए रखने पर जोर दिया गया। गुजराल ने पड़ोसी देशों को विश्वास में लेने के लिए विदेश नीति पर भरपूर कार्य किया। भारत को लेकर शक शुबे को दूर किया जा सके, देश को इनका सहयोग प्राप्त हो सके, इसके अंतर्गत इन्होंने पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट, गैर रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने की नीति भी अपनाई। किसके अंतर्गत? गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। फिर देखिए, अल्पकालिक कार्यकाल वाली इंद्र कुमार गुजराल सरकार विदेश नीति की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। हालांकि गुजराल सरकार के समय पड़ोसी देशों के साथ नए सिरे से संबंधों को सुधारने या स्थापित करने की पहल तो की गई थी। जब ये विदेश मंत्री थे, काफ़ी काम इन्होंने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम एनडीए कहते हैं, की सरकार ने सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद ही मई 1998 में परमाणु परीक्षण संपन्न किए। लेकिन परमाणु आयुध के संदर्भ में पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज़ की नीति की घोषणा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों में फिर आस्था दर्शाई। देखो, परमाणु परीक्षण तो किया 1998 के अंदर, परमाणु परीक्षण किया, लेकिन हमने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज, हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है। पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध सुधारने के वाजपेयी सरकार द्वारा प्रयास किए गए। वाजपेयी के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का आरंभ भी 2003 में किया गया, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है 2003 में। 2004 की बात है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। सन 2014 तक इनके कार्यकाल में नए भारत की आर्थिक उन्नति सुदृढ़ हुई, वरन भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी संपन्न हुआ। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आर्थिक उन्नति भी हुई और साथ में भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी संपन्न हुआ 2014 तक। श्री वी नरसिम्हा राव ने जहां पूर्व की ओर देखो नीति का नवोन्मेष किया था, वहीं 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण इसे पूर्व में सक्रिय होने की नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलने का काम किया। भारत चाहता है कि इसके जरिए वह पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को स्थापित कर सके। ठीक है। तो देखो, पॉइंट ध्यान में रखिएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है 2014 के आसियान भारत शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। ठीक है। तो दोस्तों, ये विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पर, जिनकी हमने आपसे डिस्कस की है, जिसमें जिनका भी महत्वपूर्ण शासन था, जो आपके आरबीएससी बोर्ड की किताब में है, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके अंतर्गत मैंने आपको ये दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से प्रश्न बनने स्वाभाविक हैं। तो आप इस वीडियो नोट को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहें, इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो नोट में।